ध्यान से समझना। देखो मैं थाने एक चीज नोट करने लग रही हूँ, क्योंकि एक तुम बच्चे पता है क्या है कि इतने टाइम से पढ़ रहे हो और वो आदत ही ऐसी बन गई, क्योंकि धीरे धीरे आप भी डर रहे हो काम कराने, आपने वो शैली बन जावे। शैली बन जाए और फिर बाप मतलब वो वही है ना, जैसे तुम लोग आते हो तुम सोचते हो कि यार चलो देखते हैं, दिमाग में पुरानी बातें चलती रहे कि दौरो बहुत है, संविधान दौरो बहुत है। ये सोच के थे कि निकाल दो, मैं को थे बिल्कुल ऐसे मानो कि हर जो दौड़ होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये मान के चलो कि थे बिल्कुल नया हो और सारा बच्चा नया है, पहली बार ही पढ़ने लग रहा, तो थाने डे याद हो जैसी थार में कुछ बच्चा ऐसा है, क्योंकि सब बच्चे वैसे भी एक जैसे नहीं होते, ये जन्मजात भी होते हैं। कुछ चीजें थे प्रैक्टिस हूँ, अर्जित करो। आप विज्ञान में पढ़ा नहीं, मनुष्य का दो टाइप का गुण है, एक तो जन्मजात गुण और एक है अर्जित। अब थे अर्जित चीजा बोली होगी क्योंकि थे जके माहौल में रहो तारे वही माहौल सेट बैठे हो था ढाई गुनी आ चीज भी है कि, तो ये वास्ते मैं तने बार बार ये कह रहा हूँ, बार बार ये मैं कह रहा हूँ। और मुझे पता है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो थे एक चीज ध्यान रखे करो, मैं एक बात की ध्यान गारंटी दूँ कि यदि आप लोग तो समझ लेते हो, पूरा ध्यान यहाँ रहता है, तो मैं को घरे जाके था नोट्स पढ़ने की जरूरत को नहीं। नोट्स तो जब जरूरत वजह थे भूलो, तो आप क्लास में इतना अच्छा पढ़ लो तो घर जाके नोट्स की जरूरत कौन थे। तो ये होना चाहिए कि क्लास के अंदर पूरा ध्यान हो, मनोयोग हो, चीजें सुनी और जागे। मकान मालिक ने दे दियो, अंकल ने आंटी ने नोट्स, बोले पूछो आज मानो वो चैप्टर पढ़ाओ, कहीं से पूछो, और तुम पहले से लेकर लास्ट तक बातें बोल दो। और फिर वो देने लगे रजिस्टर नोट्स अगे रुको, मैं नीचे से ऊपर, हाँ पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर पूरा नोट्स आप पढ़ दो। तब उसको लगेगा अरे लड़का क्या है, ये है। बोले चलो अपने एक लड़की है वो तो पढ़ती नहीं, ये छोरा ठीक है, इसके साथ क्या कर देंगे, शादी। ऐसा हुआ है। आदमी को अवसर क्या करने पड़ते हैं, तलाशने पड़ते हैं। अब तुम घर से आए, घर वाले कभी पैसे भेजते हैं, कई बार नहीं भेज है ना, और तुम्हें लगा कि बाद में घराना से जाओगा, घराना के जो है आप अपना शादी यहीं अच्छा तुम उनको कहोगे मकान मालिक को, 3 3 करोड़ का आपके मकान मालिक का क्या है, मकान है। वो मकान मालिक फोन करेगा तुम्हारे पिताजी को, कहेगा कि आप यहीं आ जाओ, शादी यहीं करेंगे गांव में, आप धूल भरी आंधियां चलती है। तो घर वाला देखो कितना राजी हो रहा, बोले छोरो खतरनाक है, जुगाड़ी है भाई छोरो है। अवसर तो तलाशना पड़ता है ना। ये सच्ची बात है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, सारी की सारी। अब आपको पता है कि कोई भी, आप देख रहे हो कि कोई भी घटना होती है तो उसके कहीं ना कहीं उस टाइप की घटना कहीं हुई भी होती है, होता है कि नहीं होता है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये घटना हुई है। हमारे ऐसे 3 4 बच्चे थे, उन्होंने कार्ड दिया कि सर शादी में आना है। मैं कह यार मैं तो वैसे किसी की शादी में जाता नहीं हूँ, लेकिन तुम कार्ड दे रहे हो तो जरूर आऊंगा। शादी कहाँ है, बोले वही जो हम रहते थे ना वो मकान में। मैं कह मकान में बैठा है, बोले हाँ तो मकान वाले की लड़की से ही तो शादी है। तो मैंने कहा तुम्हारे में से क्या योग्यता है, बोले गुरु जी मैं वो काम करता 3 महीना वो काम करो, नोट्स यहाँ पढ़ते पढ़ाता मैं अक्षर से याद कर लें, जाग आंटी ने तब आंटी पूछो थे। आंटी खुश हो गई, उनकी बच्ची वैसे पढ़ती नहीं थी, उन्होंने अंकल को कहा होगा तुम्हारी लॉटरी लग गई। मैंने कहा यार जुगाड़ तगड़ा है, बताओ मिलवाएंगे आपसे, ठीक है आगे बढ़े। देखो मैं था ना बात हाँ हाँ, अब थे चेंज कर लियो मकान। मकान चेंज करना पड़ती है ना, अच्छा सा मकान देकर फिर वहां रहना पड़ेगा ना, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। भैया तो आप ऐसे मकान बना भी 2 3 हज़ार रुपये किराए, थोड़ा स्टैंडर्ड का मकान बना तो किराया थोड़ा ज्यादा है। तो रिस्क लेना पड़ेगा ना जीवन में, ऐसे तो फिर आप आमूल चूल जीवन में कैसे परिवर्तन कर पाओगे, तब कह रहा हूँ। ठीक है आगे बढ़े। अपन पढ़ रहे थे सर भाग 5 संघ। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जीरो से है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है गुरुजी। संघ भाग कौन सा है, 5, और अनुच्छेद कौन सा है, 52 से 151, 52 से 151, 52 से 151, याद रखो। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151, संघ मतलब हो गया सेंटर, सेंटर सरकार की सारी बात। मैं ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत दिक्कतें रहती है बच्चों को, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गुरुजी दिल्ली के अंदर के हमने संसद है, हम संसद तो पढ़ रहे हैं, संघ पढ़ रहे हैं। संसद है लोंगवाला,
लोकसभा छोटे वाला राज्यसभा, लोकसभा का बहुमत दल का नेता पीएम, और इधर हमारे क्या बैठे प्रेसिडेंट। संसद, संसद तो बहुत बढ़िया सारी बातें हैं। संसद में जो लोकसभा में बहुमत दल है जी, अभी बीजेपी बिंग सरकार है, और बिंग जो मंत्रिमंडल है, मंत्री की टीम भी बोले मंत्री परिषद, बीएस में ज्यादा कौन उसके, लेकिन मंत्री भी तीन टाइप का है, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिल गई सारो काम करे, और राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति मंत्री पर राष्ट्र के पास होती है। तो अब अपन ध्यान रखना कि सर ये भाग 5 जैसे संघ वाले सेंटर सरकार की सारी बात जी आपने दिल्ली के अंदर की है, दिल्ली के अंदर अपने गुरु सुप्रीम कोर्ट है, तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। चलो तो आप आएंगे अंदर भाग 5 में क्या पढ़ना, संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायवादी। बिंग बाद में जी आप संसद भी पढ़ांगा, संसद के बाद में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, और आज आप पढ़ांगा सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या पढ़ेंगे क्या, सेंटर मतलब सेंटर सरकार की सारी बातें। इधर देखो सर, इसको हमने भाग 5 को 5 भागों में बांटा था, आपको याद है भाई, भाग 5 है तो 5 को 5 भागों में बांट लेंगे। सब पहले आप बात करेगी संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। देखो 52 से स्टार्ट है, तो 52 से काम कितने बजे तक करते हो आप, 7-8 बजे तक, तो 52 से 78। दूसरा पॉइंट क्या था सर, दूसरा पॉइंट था संसद, ये बड़ा था और इसमें बहुत बातें थी, हम लोगों ने पढ़ा कि 7-9 से 122। और तीसरा पॉइंट अभी आपको आइडिया ही है, तीसरा पॉइंट क्या, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्या विधायी शक्ति, काल पढ़े हो नहीं आप, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 1 2 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है ना, धक्को मारे नहीं टाबर ऊंधा ना करता नहीं, 1 2 3, तो शक्ति लगानी संतान के करना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे याद करो। फिर सर यहाँ तक हो गया, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे एससी, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, 124 से 147, और लास्ट वाला आपको याद रह जाएगा सीएजी कैग। ये देखो छोटा सा आ गया 147 यहाँ आ गया, तो 48 से लास्ट तक है, लास्ट कौन सा 151। बोलो अब भागपान ज्यादा बचा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपन 2 दिन लाग जी, और फिर अपन कैग तो छोटा सा आ गया, ऐसे करके भाग 5 मतलब 100 अनुच्छेद अंग सारी बात याद होगी, 25% इलाका आपका संविधान कवर हो जाएगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ांगा, तो आ जाओ सुप्रीम कोर्ट। अब क्योंकि आपने तो शैली ऐसी है पढ़ने की, हम क्या करते हैं प्रत्येक टॉपिक का वर्गीकरण करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सर 124 से लेकर 147, सुप्रीम कोर्ट को कितने भागों में बांटेंगे, बोलो कितना भागा बांटांगा, बढ़ता चलांगा अपन, रटो को नहीं मारनो का भाई, इतना भागा बांटांगा। जो चीजें देखते चलेंगे कॉमन सेंस की बात होगी, उसी को देखेंगे। बोर्ड की तरफ देखो भाई, नीचे देखो तो याद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का सब पहला आप हर एक टॉपिक को सब पहला पढ़ना पृष्ठभूमि, जिसमें उसकी कॉमन बातें पढ़ लेते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या योग्यता, योग्यता कंप्लीट हो गई तो हम क्या पढ़ेंगे, चयन, सिलेक्शन, और फिर क्या पढ़ेंगे नियुक्ति। 3 पॉइंट एक साथ देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता, चयन भी सिलेक्शन किया करे, और फिर भी अपॉइंटमेंट। चयन अलग चीज है, अपॉइंटमेंट अलग चीज है। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया आपका, रिजल्ट आते ही आपका सिलेक्शन तो हो गया, वो हो गया सिलेक्शन जो आपका आरपीएससी करती है। मान लो मास्टर बन गए आप, नियुक्ति कौन देसी, बीकानेर निदेशालय, जगह दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलती वो आपकी अपॉइंटमेंट नियुक्ति, सिलेक्शन आरपीएससी करेगी, नियुक्ति कौन देसी निदेशालय से, ध्यान रखना। ऐसे योग्यता के बाद चयन और नियुक्ति, फिर चयन नियुक्ति, नियुक्ति हो गई उसके बाद क्या दिलाएंगे, अरे शपथ दिला, नियुक्ति ठीक दे दी, त्याग पत्र, और क्या वेतन, और क्या कार्यकाल, क्या कार्यकाल। ये छोटे छोटे पॉइंट अपन देखेंगे। अब हमने नियुक्ति कर दी, तो भैया नियुक्ति करने के बाद हमने नियुक्ति किस लिए की है, काम करवाने के लिए। अपॉइंटमेंट किया तो काम करवाने के लिए, काम करवाने के लिए क्या चाहिए, पावर, तो क्या हो जाएगा कार्य है, और कार्य के लिए क्या चाहिए शक्ति, तो कार्य या शक्ति, और शक्ति दे दिया, शक्ति दूसरी जगह लगा दिया, जठन नहीं लगानी चाहिए। अरे यही तो बात है, शक्ति सही जगह लगा तो कोई समस्या को नहीं, शक्ति दूसरी जगह लागते हैं, आप क्या काम करांगा, हटाएंगे कि भाई ऐसे गड़बड़ कर रहे हो आप। इसलिए पद से हटाना मतलब क्या हो जाएगा, पद से हटाने को क्या बोलेंगे, पद मुक्ति। अरे पद से हटाने का मतलब क्या है, पद से मुक्त कर देंगे, हटाना। और लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तथ्य। कितने पॉइंट हो गए काउंट करो, हैं 6 हो गए क्या, 6 पॉइंट याद रखना है। आप पॉइंट कितना ही बना लियो, आगे पीछे अपन एक साथ लिख दो, कैसे ही कर दो, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। वापस आओ,
फिर आप बात करांगा पहलो सबू पहला पृष्ठभूमि और लास्ट हमेशा तथ्य हुए बीच का 4 पॉइंट एक शिक्षा योग्यता चयन और शपथ सॉरी योग्यता चयन और नियुक्ति नियुक्ति के बाद शपथ कार्यकाल वेतन त्याग पत्र। फिर शपथ दिला दी तो क्या होगा काम करवाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की पावर या शक्तियां कार्य या शक्ति एक ही बात है। फिर हटाना पद से हटाना मतलब पद मुक्ति और लास्ट क्या हो जाएगा तथ्य। तो आओ सब पहले हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे। बहुत सिंपल वे में हम देख रहे हैं आपने सुप्रीम कोर्ट को यदि इतिहास की बात करें पृष्ठभूमि में आपने जब जब पढ़ा तो आपने देखा भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अमूमन हमारा पहला टॉपिक पृष्ठभूमि होता है उसमें हम प्रयास करते हैं कि पूरे टॉपिक को जीरो से स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में ये कोई शब्द है तो ये कहाँ से आया और पहली बार इस टाइप से हम पढ़ते हैं आप एक अभ्यास बन गया। तो अब आप देखो सुप्रीम कोर्ट की यदि आप बात करें तो अपने बात को आइडिया है कि आपने पहला तो राजतंत्र राजा अलग अलग राजा होता अठे को रियासत अलग राजा अलग रियासत अलग राजा अलग अलग बहुत सारे हमारे क्या थे राजा थे। तो एक राजा का देश है वो अपने आप में देश है उस राजा की कोर्ट राजा की सेना राजा की मुद्रा पूरे भारत में एक पूरा भारत एक थोड़ी था और वो राजा कमजोर हुआ था पड़ोसी वाले ने कब्जा कर लिया तो सबकी अलग अलग मुद्रा अपने आप में देश ही होता था रियासत अपने आप में की देश। फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और यूरोप से भारत में क्या आई कुछ कंपनी आई जैसे में एक इंग्लैंड की कंपनी के नाम हो ईस्ट इंडिया कंपनी आ इंग्लैंड की कंपनी की भारत आई EIC लिखूंगा मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने वास्ते आई और व्यापार करने के वास्ते आई व्यापार तो करियो ही करियो लेकिन व्यापार करने के साथ साथ है क्योंकि ये समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आप पाओगे इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपने पढ़ा होगा ये स्टार्टिंग के अंदर क्या थे समुद्र तट के आसपास व्यापार करते थे। धीरे धीरे व्यापार में बड़ा फायदा हुआ और धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीति में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया बन आनंद आने लगे भारत की राजनीति में। एक राजा है उससे बढ़िया संबंध बनाए उसको सपोर्ट किया लड़ाई हुई दो गुट बन गए एक गुट को सपोर्ट कर दिया फिर राजा बनवा दिया। तो राजा उनकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा धीरे 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 इनका जो प्रभाव बढ़ता चला गया और एक समय ऐसा आया 1757 जब उन्होंने बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया बंगाल को जीता पलासी युद्ध में आपको याद है 1757। तो व्यापार के साथ साथ भड़के अगर राजा बन गया ठेगा पहले तो राजा का सपोर्ट करते थे राजा को प्रभाव में लाया और धीरे धीरे क्या कर दिया धीरे धीरे क्या कर दिया यहाँ शासक बन गए। क्लियर। अच्छा ये कंपनी कहाँ की थी भाई इंग्लैंड की इंग्लैंड की या किसी कंपनी इंग्लैंड की प्राइवेट कंपनी और इंग्लैंड देश है इंग्लैंड देश में इंग्लैंड की क्या होती सरकार। ठीक है इंग्लैंड सरकार की कंपनी कौन है प्राइवेट कंपनी मालूम है कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई लेकिन वो अपन आइडिया है कि कोई भी देश की कंपनी विदेश में व्यापार करे को खातो आतो तो सरकार की सब निगरानी में रहे कौन रहे रहे नहीं। तो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना लाभ बहुत हुए भारतों के बहुत सो लाभ हुए। तो इंग्लैंड की सरकार आप आज चाहूँ थी कि यार इसको लाभ बहुत हो रहा है और हम इसको कंट्रोल करना स्टार्ट करें। तो इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड की संसद में कानून पारित करवाए समय समय पर। उसमें सबसे पहला जो बड़ा कानून हम लोग पढ़ते हैं आप लोग पढ़ते हैं अमूमन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नाम से स्पष्ट है रेगुलेटिंग रटना नहीं है रेगुले ये जो रेगुलेटिंग जो शब्द है वो किससे बना रेगुलर से। तो रेगुलर के नाम पर मैं BA करी मनठाई को रेगुलर को मतलब क्या है अरे भैया रेगुलर नियमित कोई भी क्रिया हो रही है वो नियमित और इसका मतलब रेगुलर कंपनी की गतिविधियों को इंग्लैंड सरकार ने रेगुलर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट स्थापित किया। और रेगुलर स्टार्ट करने के लिए अरे वो थारे सिलेंडर में कौन है कि रेगुलेटर वो रेगुलेटर को मतलब यही है रेगुलेटर रेगुलर शब्द से बना है। ठीक है। तो इंग्लैंड की सरकार ने 1773 में वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक कानून पारित किया भी नाम वो रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें यह प्रावधान था क्योंकि बीन टाइम अंग्रेज कोलकाता में रहता कट रहता कोलकाता में कहाँ रहते थे कोलकाता में रहते थे अंग्रेज कहाँ रहते थे कोलकाता में रहते थे। अरे अंग्रेजों की राजधानी किसी रहे कोलकाता। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अब बात कह दी बोलियो कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की
स्थापना की जाएगी। आपको पता है कि घोषणा पहले होती है और काम क्या होता है बाद में। तो 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत में अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, क्योंकि उस समय राजधानी तो दिल्ली थी नहीं, कोलकाता थी। कि वास्ते अगले ही साल 1774 में भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट हमने कोलकाता में बनी, और उस सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजे चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे। क्लियर? अरे कुछ नहीं है, कहानी है भाई। तुम्हें कहानियां सुनने का शौक नहीं है क्या? तो है। अब देखो आ बात है ना, ये बात मैंने आपको समझाई है, इसलिए समझाया कि तुम इधर उधर से पढ़ते हो बहुत सारी, एक पॉइंट ने क्लियर करने वास्ते 10 जगह उन चीजें क्या करनी पड़ा, मैंने इकट्ठी करके कोरिलेट करके आपको समझानी पड़ती है। इन वास्ते 10 जगह उन चीजें कोरिलेट करके समझानी पड़ा, तो थारा दिमाग 10 गुना ज्यादा क्लास में रहना चाहिए। लेकिन जक्का बच्चा कमजोर है या बंग याद नहीं है, वो मान के चलो कि आपका क्लास में ध्यान है नहीं रहता। अब ऐसे ध्यान, लाइट चली गई है ना, अंधेरा हो गया, और अंधेरा हो सकता है क्या? ऊपरी लाइट में तो उसके मतलब ऐसे सोच सोच में आप टाइम निकाल देते हो। तो लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तुम क्लास स्टार्ट किए थे ना, तुम आधी क्लास ऐसे सोचती थी जैसे मैंने बताया, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। और अब धीरे धीरे 2-5% ऐसे बच्चे बच्चे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है ना। तो आप में इंप्रूवमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। तो पृष्ठभूमि में मैं बातें लिख देता हूँ। लिखे? पृष्ठभूमि में आई बात लिखनी है। भारत में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट के गठन का क्या था प्रावधान। अब देखो आज चीज समझने वास्ते अपन 10 मिनट पूरी कहानी बतानी पड़ी, और बच्चों पढ़ेगो तो मैं कहूँ 15 सेकंड लगेगी को नहीं, 3 सेकंड में लाइन पढ़ दे, सिर्फ सोचे भी को नहीं कि रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कौन ले आयो, भारत की सरकार ले आई, भारत के अंदर कोई अंग्रेजा कानून बनाया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ऐसी चीजें सोचे ही को नहीं। तो फिर कैसे याद होगा? तब कह रहा हूँ आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गठन का क्या था प्रावधान, सुप्रीम गठन कोर्ट के गठन का प्रावधान था। उस प्रावधान के तहत अगले साल 1774 में किसका गठन हुआ? कोलकाता में किसका गठन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ? गठन हुआ। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजे, अरे सीजे का मतलब चीफ जस्टिस, कौन थे? एलिजा इम्पे। और ये कहाँ थी सर? कोलकाता में। अब फिर अपन याद रखनो गुरुजी, आज आज अभी जो आपनो जी सुप्रीम कोर्ट है, तो मैं थोड़ा बताऊं था ने, आपने आजादी में पहला जो लास्ट जो सब बड़ो एक्ट आयो ब्रिटेन की पार्लियामेंट, इंग्लैंड ने हम पे 200 साल शासन किया, 200-250 साल, लेकिन इस शासन काल के दौरान अपन समय समय पर कई एक्ट पारित कराया। लेकिन इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा जो एक्ट था आपको पढ़ा रखा है, भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत बड़ा था। तो 1935 का ही हमने लगभग लिया है, 75% हमारा संविधान 1935 के एक्ट का है। तो 1935 का जो एक्ट था ना, 1935 का एक्ट था भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। उस एक्ट में हमारे भारत में एफसी, एफसी को मतलब जानो करे फेडरल कोर्ट, एफसी का मतलब फेडरल सी से कोर्ट, आप हिंदी में क्या बोल देंगे? संघीय न्यायालय। क्या? संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान था। और इसका गठन हुआ, इसका जो प्रथम सीजे बना था ना, वो था मोरिसे गवायर। कौन? मोरिसे गवायर। और अपन को वो जो एफसी है ना, एफसी फेडरल कोर्ट, इसी का मॉडल हमने अपनाया है, इसी प्रतिरूप को हमने अपनाया। वर्तमान का हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, कौन सा मॉडल हमने फॉलो किया है? 1935 का एफसी फेडरल कोर्ट, उसी को थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमने नया कर दिया। सर आजाद के बाद, आजादी के बाद फिर हमने कौन सा, फिर हमने ये संघीय न्यायालय का अपनाया क्या? हाँ, ये हमने अपनाया। और आजादी के बाद में 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 अपना आजादी के बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन कर दिया गया, अस्तित्व में आ गया, मतलब ये अस्तित्व में आ गया। और गुरुजी में हेडक्वार्टर घटा है, अरे हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। सर ये हमने 26 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। जब गठन हुआ, तो मैं ये जजों की संख्या यदि बता रहा हूँ, तो जज की संख्या या जजों की संख्या तो मैं लिख रहा हूँ 1+7 बराबर 8। पूछते हैं भाई इसका मतलब क्या हुआ? भाई कोई भी टीम होगी,
तो टीम में सब बराबर होंगे, सब बराबर हो जैसे दिक्कत आ जैसे एक को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, उसका लीडर बनाना पड़ेगा। 1+7 मतलब सारे ही जज है, लेकिन एक उसमें क्या है, चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन, मुख्य न्यायाधीश बताओ, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अरे हीरालाल जे कानिया पहले हमारे चीफ जस्टिस थे भाई। भारत के पहले चीफ जस्टिस 1950 में हीरालाल जे कानिया। तो गुरुजी अभी 8 ही जज जगह हैं। पहला केस कम होता, अब केस ज्यादा होने लग गया। तो केस जिया जिया क्राइम तो बढ़ने लग रहे, थाने भी जाना है, क्राइम बढ़ रहे, कौन बढ़ रहे, केस ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या चाहिए हमें, केस लंबी तो नहीं रहे, पेंडिंग नहीं रहे, तो क्या होगा, जजों की संख्या ज्यादा। तो सर सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? संसद। संसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, इन जजों की संख्या को यदि क्या करना है, इंक्रीज करना है। अरे इसका मतलब क्या, कि ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज, ये अधिकार किसको है? संसद को। जजों की संख्या बढ़ानी है तो कौन बढ़ाएगा? संसद। समझ गए बात? बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? देखो हमने ये पूरी यात्रा देखी है कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के अधिनियम से होते हुए 1950। क्लियर? दिल्ली में इनका क्या है, हेडक्वार्टर है। अब मैं इस सुप्रीम सॉरी इस पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ बातें आपने और बताऊंगा। अभी केवल हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, और हम प्रयास करते हैं कि पृष्ठभूमि इतनी बातें पढ़ ले कि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। दिल्ली में है अपनी के सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, मैं कुछ एक अनुच्छेद आपको याद करवाता हूं। मैंने कहा ना कि भाई हमें क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कि 395 अनुच्छेद में से 350 अनुच्छेद आप याद करांगा। 350 कितने? 350 थन ला हो सके लागे कि 350 याद हो गया गुरु, हमारी उम्र गई। 350 मैं कह रहा हूँ, आप 350 अनुच्छेद याद करते हैं, और आप देख रहे हो अभी हम जितने पढ़ लिए लगभग 80 से 90% पीछे के जितने अनुच्छेद आपको याद करवा रखे हैं। तो साढ़े अनुच्छेद बहुत जी, 350 इतना याद करोगे तो इतना तो एक टीचर को याद नहीं होता पॉलिटिकल साइंस को, ये हकीकत बात है। समझ रहे हो बात? ये सारा अभ्यास का खेल है। तो आ जाओ, कुछ एक होते हैं जो काम के नहीं होते, तो सारा तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अनुच्छेद बता रहा हूँ आपसे, 124। 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। फिर लिख रहा हूँ 125। कैसे याद करना है? 25, 25 में पे आ रहा है, तो पेमेंट किसका? सुप्रीम कोर्ट के जजों का। तो सर इसमें 125 में क्या हो जाएगा? वेतन। मैं PAY लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। 25, 125 पेमेंट। फिर मैं पहले याद कर लेते हैं, फिर व्याख्या करेंगे। 126, हाँ 126 में लिख रहे हैं कार्यवाहक मुख्य। मैं कार्यवाहक सिंपल लिख दूं ना, छोटा ही CJ। फिर 127 अर्थ बाद में समझेंगे, अभी जस्ट समझ लेंगे, 1 मिनट लगेगा। 127 में हम पढ़ेंगे कौन सा? एड होक। एड होक जज मतलब तदर्थ। कौन से न्यायाधीश? तदर्थ न्यायाधीश। बहुत इजी है, तुमने कभी समझा नहीं इसलिए याद नहीं हो रहा, अभी हम याद कर लेंगे। 128 में क्या हो जाएगा सर? सेवानिवृत्त जज। सेवानिवृत्त जज न्यायाधीश। 129 में क्या हो जाएगा? मैं लिख रहा हूँ COR कोर, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अभिलेखीय न्यायालय। सर और क्या ध्यान रखना? 130 में हो जाएगा स्थान किसका? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का स्थान मतलब जगह, हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर आपको पता है कहाँ है? दिल्ली में है। 130 के बाद मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 कौन सा हो गया? 31 में लिख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है? 131 चिंता नहीं करना, हम पढ़ लेंगे। 132, 133, 134 ये सारे के सारे अपीलीय क्षेत्राधिकार है। कौन से है? अपीलीय। अपीलीय, अपीलीय का मतलब हो गया अपील दोबारा होती है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक मामलों में। दूसरा अपीलीय किस में हो जाएगा? दीवानी मामलों में। और तीसरा अपीलीय हो जाएगा कौन सा? फौजदारी। सब चीजें पढ़ेंगे, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीजें, चिंता नहीं करना। 100 मैं सीधा ही लिख रहा हूँ आपका 37 न्यायिक पुनरावलोकन।
क्या? न्यायिक पुनर्वलोकन। 139 में लिख रहा हूँ रिट, रिटें जारी करने का अधिकार है। और 141 सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, कानून मतलब सुप्रीम कोर्ट के कानून, वो सारे देश में क्या है, सारी कोर्ट मानने के लिए क्या है, बाध्य है। और 143 में पढ़ रहा हूँ, क्या प्रेसिडेंट किससे सलाह ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। मैंने केवल लिखा है, आपको बिल्कुल नहीं समझाया। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है। आपके जो कुछ कुछ इजी लैंग्वेज लिखा है, बाकी संविधान की लैंग्वेज हल्की सी थोड़ी सी टफ है सब। जब मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, और समझेंगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं, ऐसे ही डर रहे थे। सुनो, गीता अनुच्छेद अपन याद रखना है। तो कम कम थाने अठे एहसास हुआ कि भैया 124 से कम 124 से 47 के बीच में जो भी आर्टिकल आएगा सुप्रीम कोर्ट से समझौता होगा। एक मोटा मोटा आइडिया हो गया। अब आप ये देखो देखो कैसे। 124 से 147 है, तो 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन सबसे पहले गठन करेंगे, तो नो प्रॉब्लम, ये तो आपको याद हो जाएगा। 25 कैसे याद रखना है? 25 में पेमेंट, 25 में पेमेंट, 25 पे पेमेंट, पेमेंट किंगो जजांगो। तो एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी और के वे अन्य न्यायाधीश है। तो बताओ सबका समान होगा क्या वेतन? ये मुख्य का थोड़ा ज्यादा होगा, मुख्य पर मुख्य है ना। तो पता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन 125 में, मुख्य न्यायाधीश का 280 है, बाकी का 250। कितना है? 280 250। आप समझ जाएंगे ना। पेमेंट कितना? 2.80 लाख और 2.50 लाख पर मंथ। अरे 2.80 लाख, 2,80,000 एक महीने को मुख्य न्यायाधीश। मैं लिख रहा हूँ कौन हो जाएगा ये सीजे, और ये सिंपल क्या हो जाएगा, जज। बाकी को 2.5 लाख है। क्लियर? 126 में क्या है? 126 में कार्यवाहक सीजे। जैसे अभी कितने जज है सुप्रीम कोर्ट में? 1+34। ध्यान से सुनना इस बात को। इतना ही है या बढ़ा दिया? इतना ही है, ठीक है। लास्ट में यही आप नोट्स में लिखा होगा। पहले मैंने कहा ना, अब 1+7 मतलब टोटल 8 से देखो हम कहाँ 1+33 मतलब टोटल हमारी 34 जज तक पहुंच गए, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है तो फिर वो है ना चीजें ये। तो आप याद रखिए, एक होता है सीजे। आप इसको ऐसे समझें, जैसे मान लो, जैसे आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट होगी, आप सारे जज हो, ऐसे समझो आप, ठीक है। ये सीजे है, चलो इसको बना देते हैं, ये सीजे है क्या है? सीजे मुख्य न्यायाधीश। जैसे कोर्ट लग रही है, ये रोज आ रहे हैं, गोइंग ऑन है, सब लोग आ रहे हैं, तो सीजे मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन फिर पता चला कि इनके घर में आखा तीज को गया शादी है, आखा तीज को गया शादी। भाई जज आदमी तो वह है, तो उनके भी तो काम होते हैं। तो मान लो जज साहब का है कि 10 दिन की क्या रहेंगे छुट्टी पर, 10 दिन क्या रहेंगे छुट्टी पर। तो जज साहब 10 दिन क्या रहेंगे छुट्टी पर, जब जज छुट्टी पे रहेंगे, तो अब जो सीजे बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कार्यवाहक। क्या बोलेंगे? कार्यवाहक। कार्यवाहक। अब ये छुट्टी पे चले गए, तो ये पीछे ये बैठा है, पीछे वाला ना ये, उसको 7 दिन के लिए राष्ट्रपति या 10 दिन, जितने दिन छुट्टी पर है, इनको क्या बना देंगे? जब तक वो नहीं आते तब तक ये क्या हो जाएंगे? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अरे वह ना, देखिए क्या कि स्कूल के में प्रिंसिपल की सीट खाली है, तो वो सबसे बड़ा सीनियर होता है, वो क्या हो जाता है? कार्यवाहक प्रिंसिपल इंचार्ज। भाई बात है, क्या सिंपल बातें हैं यार। फिर 127 है एडहोक तदर्थ, सॉरी एडहोक जज, मतलब तदर्थ न्यायाधीश। एडहोक तदर्थ, देखो मैंने कुछ प्रशासनिक शब्दावली लिखी है, ताकि देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमारा मैक्सिमम निकलना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। गांधी जी का दर्शन क्या कहता है? गांधी जी क्या कहते थे? हैं? गांधी जी कहता कि कम कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा ज्यादा के भी होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। कम निवेश और अधिक लाभ, अधिक लोगों को लाभ। आपा गांधी जी के सिद्धांत पर चला, ठीक है। गांधी जी के दर्शन की बुक रख रखी है मैं, हाँ, मैं रोज पढ़ूं। तो आई बात है कि हम क्या चाहते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिले? आउटपुट मिले। तो मैंने तदर्थ एडोक वर्ड इसलिए लिखा है कि ये प्रशासनिक शब्दावली के अंदर है आपके। एडोक का मतलब तदर्थ। अब क्योंकि ये तो संविधान की भाषा है, अपन को देसी में काम करना है, क्योंकि हम सारे मामलों के देसी है। देसी है को नहीं है? तो देसी में ज्यादा समझ में देसी को मतलब हो गयो कि तदर्थ का मतलब हो गया अस्थायी, अस्थायी न्यायाधीश, अस्थायी जज। अब मैं इसको एग्जांपल लेके बताता हूँ, उसी एग्जांपल से हम लेना है, बार बार एग्जांपल चेंज नहीं करना है। कौन सा एग्जांपल? ये मुख्य न्यायाधीश थे, इनके घर में क्या थे शादी, और 10 दिन के शादी में ये घर रहेंगे।
लेकिन बाकी भाई बॉस के घर में शादी है तो सब लोगों को 2-2 3 दिन तक वो बाहर जाना पड़ेगा ना। तो सब लोगों ने मतलब अधिकांश, मान एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 20 10 न्यायाधीश, 20 ज्यादा हो जाएगा, 10 न्यायाधीशों ने छुट्टी ले ली कि सर 3 दिन के 3 दिन हम जा रहे हैं, जिसमें 7 को तो शादी अटेंड करनी है, तीजे के बच्चे की शादी है, 3 वैसे ही घूमने जा रहे हैं सिंगापुर वगैरह, थाईलैंड, है ना, और इधर अमेरिका कनाडा, ऐसे ही मतलब संयोग ही हो गया। तो जज कितने बचे? 10 चले गए, 1/3 चले गए, अब क्या करें? 1/3 चले गए, कितने चले गए? 1/3 जज चले गए, तो अब क्या करेंगे? काम पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए इसलिए मुख्य न्यायाधीश, जो भी मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को कहेंगे कि ज्यादा लोग छुट्टी पर चले गए, इसलिए हमें जजों की क्या है, आवश्यकता है। तो कहेंगे कितने जजों की आवश्यकता है? तो वो कहेंगे 10 चले गए, 15 भिजवा दो, या 10 ही भिजवा दो, कोई बात नहीं, 10 चले गए, 10 भिजवा दो। तो ये जज कहाँ से बुलाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन सी कोर्ट होती है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जज है ना, उनको लेटर लिखेंगे, उनको लेटर लिखेंगे कि आप 15 दिन 10 दिन के लिए, जैसे 3 3 3 3 न्यायाधीश 3 कोर्ट से बुला लिया, 3 हाई कोर्ट, राजस्थान को भेज दिया, चंडीगढ़ भेज दिया, दिल्ली को भेज दिया, बोले 3 3 4 4 जजों की आवश्यकता है तो आप भेजें। तो वो क्या भेज देंगे? हाई कोर्ट के जज कुछ टाइम के लिए कहाँ रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। और उन जज, क्योंकि वो अस्थायी है, जैसे वो छुट्टी से आ जाएंगे वापस वो अपने हाई कोर्ट में आ जाएंगे। तो ये 127 में कौन सा है? तदर्थ एडहॉक जज। समझ गए बात? ये एडहॉक जज केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में एडहॉक जज नहीं होते। सर ये तो समझ में आया है, ये कहाँ से बुलाएंगे? है ये अस्थाई, ए हो गया अस्थाई, मैंने उसी एग्जांपल से अस्थाई जज। और ये कहाँ से बुलाएंगे? एससी से बुलाएंगे। बताओ, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है। अब क्या है कि 128 में क्या है, ये 27 चला गया, अब 128 में सेवानिवृत्त जज, अब क्या है? सेवानिवृत्त। अब क्या है? कम पड़ गए, और कम पड़ गए, तो अब क्या करें? काम प्रभावित नहीं होना चाहिए, मूल उद्देश्य है यही है, मूल उद्देश्य यही है। अब हाईकोर्ट में भी हमने मंगवा लिया लेकिन मामला बैठा नहीं, तो अब ऐसे है कि भैया, और जैसे मान लो सिचुएशन क्रिएट हो ही जाए और जरूरत पड़ गई, तो फिर किसको बुलाएंगे? सेवानिवृत्त जजों को भी बुला लेंगे, जो अभी सेवानिवृत्त होके गए हैं ना भाई, अभी सेवानिवृत्त होके गए तो मैंने कुछ दिक्कत थोड़ी है। तो सेवानिवृत्त जजों को भी वापस राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये सेवानिवृत्त जजों के लिए, लेकिन इनको बुलाएंगे कितने टाइम के लिए बुलाएंगे? अल्पकाल के लिए। अल्पकाल के लिए तो बुलाएंगे, भाई बूढ़ो आदमी है तो वो थोड़ा टाइम मरे सी, अपा थोड़ी है कि 65 साल से तो रिटायरमेंट ही है, तो कितना बुलाएंगे? अल्पकाल के लिए। सर 129 में क्या अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय वो अभिलेख टाइप माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दे दिया, इसका मतलब अपने आप में कानूनी है, पूरे देश में लागू हो जाएगा। 129 वैसे एक हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसका आर्टिकल है 215, हम पढ़ेंगे। 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, इसका सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। भाई सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली के अंदर इनकी बैठकें वगैरह होती है, लेकिन 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 क्या, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति से परमिशन लेकर भारत में कहीं भी बैठक बुला सकते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है? 2 बार। ऐसा कितनी बार हुआ है? 2 बार। एक बार तो श्रीनगर में बैठक बुलाई थी, और एक बार हैदराबाद। ऐसा अभी तक 2 बार। दिल्ली के अतिरिक्त भी वो बैठक बुला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से परमिशन लेकर। तो मैं लिख रहा हूँ, ऐसा अभी तक कितना हुआ है? 2 बार। पीआर प्रेसिडेंट से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेकर। दिल्ली से इतर, हाँ इनको ध्यान रखो दे, दिल्ली से इतर, दिल्ली से इतर भी जैसे श्रीनगर में बुलाई थी एक बार, और एक बार कहाँ? हैदराबाद। लेकिन किस से परमिशन लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब याद रखो 30 के बाद कौन सा आ गया? 131। अब याद रखो 30 के बाद 131 में पीछे क्या रहा है? एक। एक मतलब अपन कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ 1 2 3 4, एक से स्टार्ट करते हैं ना, प्रारंभ। तो आप याद रखिए इसको, देखो बहुत इजी है यार, इसमें सारी चीजें दे रखी है, आप ध्यान नहीं रखते। 131 में एक आ रहा है, एक मतलब स्टार्टिंग, तो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट का। दो शब्द है, क्षेत्रफल से अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभ होगा तो एक से स्टार्ट होगा, तो 24 के बाद पहले, 124 के बाद पहला एक लास्ट में कौन से में आएगा? 131 में आएगा। सर ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो होते हैं कि ऐसे केस जो शुरू ही सुप्रीम कोर्ट से होते हैं, ऐसे केस जो स्टार्ट ही सुप्रीम कोर्ट से होगा। अब एक बात बताओ,
सुप्रीम कोर्ट में से कौन से केस होंगे जो केवल सुप्रीम कोर्ट से ही स्टार्ट होंगे, नीचे कोर्ट में स्टार्ट ही नहीं हो रहे? तो सिंपल बात है, मान लो यूपी और बिहार का विवाद है, दो राज्यों का विवाद है, तो यूपी वाला अपने हाईकोर्ट में जाएगा, बिहार वाला अपने हाईकोर्ट में जाएगा, तो अपने हाईकोर्ट अपनी, सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे, पूर्वाग्रह होता है ना। इसलिए क्या है कि भैया दो राज्यों का विवाद है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट होगा, तो राज्य राज्य का विवाद है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट। अरे सिंपल बात है, जैसे घर में जैसे बच्चे हैं, एक दूसरे बच्चों ने एक दूसरे को पीट दिया, तो वो किसके पास जाएगा, ये केस किसके पास जाएगा, घर वाला, जैसे घर घर के माँ जो मेन आदमी है। लेकिन पड़ोसी थे, आपसे कुटीस गया तो फिर ऐसा थोड़ी है कि तुम अपने घर वाले को बोलोगे तो अपने घर वाला तो अपनी पक्ष लेगा, वो अपने घर वाला, तो फिर क्या होगा, वार्ड पंच के पास जाएगा, पार्षद के पास, उनसे क्या बड़ा। समझ में आ रही है बात? तो आप ऐसे समझो कि प्रारंभिक या मूल क्षेत्र, या प्रारंभिक पीछे एक आएगा तो 124 के बाद एक 131 में आएगा, तो मूल या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से, दो राज्यों के बीच विवाद, या सेंटर और स्टेट का विवाद हो गया, सेंटर और स्टेट का विवाद हो गया तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। या दो राज्य या दो से अधिक राज्य एक तरफ और सेंटर एक तरफ, तो ऐसे विवाद भी कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, या मूल क्षेत्राधिकार है, ये केस प्रारंभिक सुप्रीम कोर्ट से होते हैं। अब देखो दूसरा कौन सा, 132, 132 के पीछे क्या रहे, दो, मतलब दोबारा, क्या दोबारा, क्या दोबारा, तो दोबारा तो बहुत चीजें होती है। अभी आईपीएल चल रहा है, अंपायर ने खिलाड़ी को क्या दे दिया, आउट दे दिया, वो तुरंत खिलाड़ी क्या कर लेता है, रिव्यू भी दोबारा चेक करो, दोबारा मतलब अपील, क्या हो जाएगा, अपील। तो दूसरा मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब इसमें तीन एक साथ ऐसे याद रखना, आप तीन एक साथ ऐसे याद रखना, तब मैंने नंबरिंग की है। 32 में पीछे क्या रहा, दो, इसका मतलब सर हो गया दोबारा, दोबारा क्या होती है, अपील। पहले होते से तो फैसला हो दिया, दोबारा यदि रिव्यू करना तो अपील करनी पड़ेगी। तो अपील ये है, ये अपील ये तीन है, ये अपील ये तीन है। पहला संवैधानिक मामलों में, दीवानी मामलों में और फौजदारी मामलों में। अरे सर ये क्या आ गया बीच बीच में, अपील तो समझ गया थे, अब मैं ये भी समझ जाता हूँ आपको, संवैधानिक मामले कौन से होते हैं, संविधान से जुड़े हुए मामले। भैया संवैधानिक मामलों का मतलब संविधान में क्या जुड़ा है, एक प्रत्यय संविधान प्लस एक संवैधानिक, मूल संविधान है, संविधान से जुड़े हुए मामले अपीलीय वाले किस में जाएंगे, 132 में। फिर दीवानी, तो 133 में अपील कौन से मामलों की होगी, दीवानी मामलों की। सर 134 में, भाई 32 से लगातार याद रहेगा, 32 33 14 तीनों ही अपीलीय, पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा फौजदारी। सर ये दीवानी क्या होता है, हमने तो लिखा आईडी देखी थी रात, श्याम दीवानी, वही दीवानी होती है क्या है, श्याम दीवानी नहीं, दीवानी केस होते हैं। फौजदारी, भारतीय फौज, अरे नहीं वो फौज नहीं है भाई, फौजदारी मामला, दीवानी मामला, किस मामला व्यथन ध्यान है क्या, मौर्य काल में हम पढ़ते थे, कंटक शोधन और धर्मस्थीय न्यायालय। बताओ आप जल्दी बताओ, इसको पढ़ना है। दीवानी मामले कौन से होते हैं, सूरज बताएगा, सूरज दीवानी मामले कौन से होते हैं। हाँ, जो दीवाने लोगों के मामले, दीवानी मामले, सर इसमें कौन सी बात है? अच्छा विवाद हो तो उसमें दीवाने कूद पड़ते हैं। अच्छा फौजदारी लड़ाई झगड़े हैं, और दीवानी प्यार वाले। अरे सही है मैं समझता हूँ आपको भाई देखो ये छोटी छोटी बातें जो स्कूल शिक्षा में आपको सीख के आनी चाहिए थी, और आजकल का टाबरा गड़के हो गयो, सीखने कौन सा है, लेकिन तुम तो टाबर नहीं हो, तुम तो आदमी हो गए अब, है ना, बड़े हो गए ना। हाँ, आप तो भी टाबर ही हो, नहीं आप भी आदमी हो गए। सुनो मैं आपको समझाता हूँ, अपने जगह केस है ना दो टाइप का है मोटा मोटी, यहाँ तो अलग अलग प्रकार गणाई है। केस दो टाइप का है, एक वह फौजदारी, एक वह दीवानी। फौजदारी लड़ाई झगड़ों, मर्डर, मारपीट, अपहरण कर दिया, ये सारे जो है ना वो फौजदारी होते हैं, मार दिया, मर्डर कर दिया, अपहरण कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं ना वो फौजदारी में होते हैं। बचे हुए प्यार वाले मामले किस में आ जाएंगे, दीवाने। जैसे आपने प्यार किया, विवाह किया, और फिर देखो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत देसी तरीके से, आपको याद हो जाएगा।
आपने प्यार किया, विवाह किया, इधर देखो सारा मामला इधर है। सुखराम क्या नाम है, नागौर से अगर यही काम यहाँ करना है, यही काम नागौर में कर सकता है यार। है। हाँ। अरे भाई देखो, प्यार किया, विवाह किया, प्यार वाले मामले हो गए ना, उसके बाद क्या हुआ, तलाक। तो तलाक कौन से में हो जाएगा? है, कौन सा हो जाएगा? दीवानी में। कितना सिंपल है। फिर आप किसी मकान मालिक के घर रहे, तो आपस में प्रेम था तभी तो रहे ना घर में, भी लड़ाई होती तो घर में रखते नहीं। आपका प्रेम था, आपको मकान किराए पर दे दिया, बाहर वाला भी दे दिया, भी चलो आप बाहर वाले रूम ले लो, ऊपर वाला ले लो, कोई ना। आप में प्रेम था, बाद में पता चला कि आपने कब्जा ही कर लिया मकान पे, तो मकान मालिक और आपके बीच में कोई विवाद हो गया, किराएदार और मकान मालिक के बीच, तो ये पहले प्यार था ना, तो ये दीवानी वाले वाला तलाक वाली बात हो गई। तो इस टाइप के ये केस होते हैं। तो अपील किसमें? पहले संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। 132, 33, 34, कितना सिंपल है। 137 आ जाइए सर। 137 में क्या है? 137 में क्या है? 137 में सर कुछ भी नहीं है। इधर देखो, है ना 137 में, मैं बताता हूँ। 137 से पुनरावलोकन। एक तो ये सबसिडी के अंदर आएगा, हर चीज का भरपूर आपको फायदा मिले, हम ऐसा देख रहे हैं। पुनरावलोकन नहीं होता, न पुनर्विलोकन होता है, जो कि किताबों में गलत लिखा होता है। क्योंकि आपके तो हिंदी है, तो हमें हिंदी भी सिखानी है आपको, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है कि सारी चीजें आपको सिखानी है ना। तो पुनरावलोकन नहीं होता, पुनरावलोकन होता है सब शुद्धिकर, नया पुनर्विलोकन होता है 137 में। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, पुनरावलोकन हम दोबारा से देख सकें, दोबारा से हम क्या कर सकें, देख सकें, हम दोबारा चेंज कर सकते हैं ना खुद का निर्णय भी, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन है, जो कि सिंपल है। 139 में सर रिटें जारी करने का अधिकार है। अब हम सुप्रीम कोर्ट, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 32 के तहत रिटें जारी कर रही है, और हाई कोर्ट है एक तो 226 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अन्य रिटें जारी करने की भी पावर 139, याद रह जाएगा। सर 141 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बना दिया तो सारे देश के कोर्टों में क्या होगा, बाध्य होगा। सिंपल सी बात है भाई, बड़ा आदमी, बड़ा ऑफिस के अंदर आपका बड़ा अधिकारी है, वो आदेश देगा तो पूरे कर्मचारियों पर लागू होगा। तो अपना देश में सबसे बड़ी कोर्ट कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसके कानून सब कोर्टों में लागू हो गए, ऑटोमेटिक है। अब आप देख रहे हो कि आपने कहा कि हाई कोर्ट में, वो उन्होंने वकील ने कहा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी की नई गाइडलाइन आ गई है ना, तो अभी देखो हाई कोर्ट की नई, तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो उसके जो कानून है वो देश में बाध्यकारी होंगे। 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकते हैं? सलाह। अब मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति में, फिर बता देता हूँ। ये आपका ये क्या है, हमारा होल क्या है? संसद। ये वाला कौन सा सदन है? लोकसभा। ये वाला कौन सा है? राज्यसभा। इधर बाहर कौन बैठे हैं? राष्ट्रपति। सामान्यतः क्या होता है, कोई भी विधेयक है, बिल है, मान लो कोई सदन में आ गया, मान लो जैसे लोकसभा में आ गया, 3 वाचन हो गया, बहस हो गई, मतदान हो गया, यहाँ से पारित हो गया, और सेम प्रोसेस राज्यसभा से होगा, वहां से भी पारित हो गया। अब साइन होने के लिए किसके पास जाएंगे? क्यों जाएंगे भाई राष्ट्रपति के पास? क्यों जाएंगे? अंतिम पावर राष्ट्रपति के पास क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति तो राष्ट्रपति में नहीं था, तो अंतिम पावर वही है, वो साइन करेंगे जान। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति के पास 4 विधेयक है, चारों पर साइन कर दिया, लेकिन जैसे ही 5वां विधेयक गया तो राष्ट्रपति जी ने पढ़ा तो उनको लगा कि यार ये थोड़ा मुद्दा क्या सेंसिटिव है। क्या है मुद्दा? सेंसिटिव। आप दिन में या महीने में, मान लो आप जैसे घर से आए हो, घर से बाहर रह रहे हो, आप दिन में सारा काम थार खुद के विवेक कर लियो, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप पूछते हो किसी से कि यार आज देखो अंकल जी घरे को नहीं, आंटी जी ब्याह गेड़ है, तो हम बर्थडे पार्टी करते हैं, करें कि नहीं करें, पूछते हो ना? अरे हंसने की बात नहीं है, पूछते हो ना? अब ये तो नहीं पूछते मैं नहा रहा हूँ यार, नहा लूं क्या, वो तो नॉर्मल है। तो कई बार ऐसे जीवन में आपके भी डे टू डे या महीने में, साल में ऐसे आते हैं फैसले, आप 10 जगहों से पूछते हैं। कितने जगहों से? 10 जगहों से। लेकिन राष्ट्रपति 10 जगह से नहीं पूछेंगे ना। मान लो ऐसा कोई बिल गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को लगा कि ये बिल है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है देश की आम जनता से, एक बहुत बड़ा जनसंख्या का जो पार्ट है उससे प्रभावित होगा, इसलिए क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव चीज है, उसको ध्यान से करना पड़ता है। जिया मान लो थार खा जाई थे, यहाँ खाज कर ली, यहाँ खाज कर ली, थार कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन थार आंख में खा जाई जदे, आंख के पलकांग में कई बार खा जावे नहीं, तो थे यहाँ करके ध्यान करोगा, यहाँ करोगा नहीं, क्यों? हाँ, चुभ सके। कहने को मतलब ज्यादा सेंसिटिव चीजें होती है उसको में क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तुम क्या पढ़ रहे हो?
हाँ, अभी तो समझाया था ना कि मैं चीजें बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, तुम ऐसे ध्यान, पता नहीं क्या सोच रहे हो, नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो भैया इसका मतलब ये हो गया कि मतलब ऐसा बिल जो एक बड़ा भाग जनसंख्या का प्रभावित होगा, या ऐसा बिल है राष्ट्रपति को लगते हैं कि बड़ा सेंसिटिव है, तो पूछना पड़ेगा ना, राष्ट्रपति तो सबसे नहीं पूछेंगे, इसलिए राष्ट्रपति वो बिल किसके पास भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। बोल बताओ ना इनके बारे में। सिंपल सी बात है, आप पहले आपका एग्जाम्पल दे दो, आपने किसी मामले में किसी काम से किसी से सलाह ली, तो जरूरी है कि आपको सलाह देगा वो क्या भाई देख मैं ये मामले में की नहीं कह सकूं, इंग सुप्रीम कोर्ट दे तो दे, कौन दे तो कौन दे, बाई चांस आपने किसी से पूछा आपको उसने सलाह दे रहा है, चिंता नहीं करना, है ना। तो थे भी सलाह मानो या नहीं मानो, थार पे डिपेंड है। तो ये सेम थिंग इज हेयर, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है, दे तो दे, नहीं तो देने दे, बाई चांस दे भी दिया तो राष्ट्रपति माने या नहीं माने उनके विवेक डिपेंड है। तो ये आर्टिकल 143, समझ में बात आई कि नहीं है, क्लियर है ना। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद हो गया, आपने समझ लिया, अब आपको ना दोबारा रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। 124, तुरंत आ जाओ। 124, हाँ 124, सुप्रीम कोर्ट का गठन 25, पेमेंट वेतन 26, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 27, एडहोक तदर्थ 128, सेवानिवृत्त 129, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 30, स्थान दिल्ली हेडक्वार्टर 31, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और 32, 33, 34 अपीलीय। पहला संवैधानिक सिविल, क्या बात है, 137, 137 न्यायिक पुनरावलोकन, 139 कुछ रिटे जारी करने का उनके पास पावर है, 141 बाध्य है सुप्रीम कोर्ट के कानून ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे, और 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या। इस पृष्ठभूमि को कंप्लीट कर लेते हैं, दो चार पांच मोटी मोटी बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। थे आ कसम खा लियो, बोले यहाँ से पढ़ने के बाद हम कहीं पढ़ेंगे नहीं, दोबारा जीवन में क्या नहीं करेंगे, कोचिंग। जब तो देखो ते याद कर लियोगा। देखो मैं अपन बात करा तो हमारे भारत की न्यायपालिका कैसी है। भारत की जो न्यायपालिका है, एकीकृत, स्वतंत्र, और क्या है, निष्पक्ष न्यायपालिका है। अरे भैया हमारी कैसी न्यायपालिका है, हमारी भारत की जो न्यायपालिका है एकीकृत, स्वतंत्र और निष्पक्ष। एकीकृत, स्वतंत्र और निष्पक्ष। आप वहां पढ़ना कि आपने कार्यपालिका और न्यायपालिका के एक दूसरे से स्वतंत्र है, कौन सा आर्टिकल है, 50, 50, 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक आप एनसीईआरटी जब किताब पढ़ते हैं तो आपने इस टाइप से पढ़ा होगा, एक पिरामिड, वो जो 10th क्लास में पढ़ी हो, त्रिभुज है वो। अरे त्रिभुज है, लेकिन आप अंदर मैं बता रहा हूँ आपने इस टाइप की कुछ बातें पढ़ी होगी जो मैं बता रहा हूँ। सर इधर आपने यहाँ लिखा होगा ऊपर ऊपर कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, नीचे क्या लिखा होगा, हाई कोर्ट। फिर यहाँ लिखा होगा सबॉर्डिनेट कोर्ट, यार इसको मैं कैसे लिखूं, फिर एस से सुप्रीम कोर्ट समझ जाओगे आप। हिंदी में लिख दें कुछ चीजें हिंदी में, कौन से न्यायालय, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख देता हूँ एक तरीके से, हाई कोर्ट पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के नीचे आने वाले, अधीनस्थ का मतलब होता है अधीन, सबॉर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो आपको याद है कि सर सुप्रीम कोर्ट तो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, देश का सबसे बड़ा है, इसलिए क्या है सुप्रीम कोर्ट है गुरुजी। सुप्रीम कोर्ट ये तो संघ सेंटर में होता है, ये तो सबसे बड़ा कोर्ट है। उसके नीचे एच सी मतलब हाई कोर्ट, ये कहाँ होते हैं, राज्य स्तर पर, जरूरी को नहीं प्रत्येक राज्य में। और ये क्या है, उसके नीचे के कोर्ट है। अब आप देखोगे तो ये दोनों है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हम पता है क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्चतर न्यायालय। क्या बोलते हैं, उच्चतर न्यायालय। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय को बोलते हैं निमंतर, निमंतर न्यायालय। एक तो सर ये बात याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, ये देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट देश का क्या है। अच्छा इन सुप्रीम कोर्ट के अलावा और के बोलर है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इन इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम, SUPREM, सुप्रीम। हिंदी में भी हम सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे सर्वोत्तम न्यायालय, या हिंदी में क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, उच्च
उच्चतम न्यायालय। जबकि हाईकोर्ट को क्या बोलेंगे? उच्च न्यायालय। हाईकोर्ट को क्या बोलेंगे? उच्च न्यायालय। ठीक है, और नीचे को जो कोर्ट होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं? उच्चतर न्यायालय, और इसको बोलते हैं निम्नतर न्यायालय। अच्छा तान जाने, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है गुरुजी देश में, सबसे बड़ी है। हाई कोर्ट कितनी है वर्तमान में? 25 हो गई, 24 प्लस 1 25। हाईकोर्ट था ने पूछ लिया कि कितना हाईकोर्ट हमारे देश में? 25 हाईकोर्ट है। अब आप थोड़ा, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हाईकोर्ट सामान्यतः हम क्या सोच लेते हैं कि हाईकोर्ट मतलब सेंटर में, सुप्रीम कोर्ट तो स्टेट में हाईकोर्ट। हाँ, राज्य स्तर पर हाईकोर्ट जरूर है, लेकिन प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट ऐसा जरूरी नहीं है। दो या दो से अधिक राज्य केंद्र शासित मिलकर भी एक हाईकोर्ट, जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए, कौन सा हाईकोर्ट है? चंडीगढ़। तो ऐसे ध्यान रखना, इसलिए मैंने संख्या लिखी कितने? 25। ठीक है, और तो इसमें पृष्ठभूमि में इतनी बात याद रखनी था, तो ये पृष्ठभूमि की बात है। अब इसमें एक चीज आपने नोट किया, मैंने अनुच्छेद आपको याद करवा दिए। एक तो अनुच्छेद तो आपको याद हुए हुए, अब क्योंकि अनुच्छेद की चीजें आगे काम आएगी, मैंने कहा ना पृष्ठभूमि इतनी चीजें पढ़ लेंगे। अब वेतन, वहाँ शपथ और वेतन वगैरह दे रहे, तो वेतन हमने अनुच्छेद में पढ़ लिया। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? ऐसे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। आ जाओ, आज हमने भाग 5, इधर देखो भाई, भाग 5 में आज क्या पढ़ना है गुरुजी? सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है 124 से 147। तो सुप्रीम कोर्ट का 6 पार्ट बना लिया। सब मतलब पृष्ठभूमि, फिर योग्यता, चयन, नियुक्ति, फिर शपथ, कार्यकाल, वेतन वगैरह, और फिर पावर और कार्य, शक्ति और कार्य, फिर पद, मुक्ति और तथ्य। सबसे पहले पृष्ठभूमि। अंग्रेज शासित भारत के अंदर सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान था, लेकिन अगले साल बनकर ये तैयार हो गया 74 में कोलकाता में। इसका पहला सीजे था कौन? बोलो। एलिजा इम्पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो सबसे बड़ा एक्ट था, उसमें एक कोर्ट का प्रावधान था, एफसी, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। हमने उसी का मॉडल अपनाया है, और इस फेडरल कोर्ट का प्रथम सीजे था मॉरिस ग्वायर, और हमने इसी का मॉडल अपनाया 26 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट, जिसका क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। सर उसमें जज कितने थे? 1 + 7 = 8। पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया। गुरुजी संख्या अब कितनी है? 1 + 33 = 34। मतलब संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को। आगे देखो, हमने डायरेक्ट अनुच्छेद पे आ जाना है, जल्दी बताओ भाई। 24। ऐसे नहीं, आंख बंद करके बताओ। है इधर नहीं देखना, इधर है बोर्ड तो यहाँ है। मुझे लगा एक बोर्ड इन्हीं में लगाना पड़ेगा, बताने की सहूलियत होगी है। कुछ में दिन बोर्ड का नहीं, देखो बोर्ड यहाँ है भाई। तो 124, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 137, 139, 141 और 143। बहुत बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं राष्ट्रपति। सर भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, एकीकृत न्यायालय, और हमने देखा कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट, अंतिम अपील न्यायालय, उसके नीचे 25 हाई कोर्ट राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होते हैं, और उसके अधीन ऊपर वाले दो है ना, वो उच्चतर न्यायालय है, नीचे वाले निम्नतर न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ठीक है, हाईकोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं, तम लगती तो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो हाईकोर्ट होता है उच्च न्यायालय। अब शब्दों का हल्का फुल्का अंतर है। तो अब हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। हमने ना इसमें पृष्ठभूमि इतनी बातें पढ़ ली कि पृष्ठभूमि 1.1 तरफ और बाकी 5.1 तरफ बराबर मैटर है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आप सोमवार को जो टेस्ट हुएगा, आपनो बिंग मैं टॉपिक बता दिया, आपके ग्रुप में मैसेज भी लिख